CH5 निरूपा जी को कॉल, सच्चाई 100 करोड़। अब आगे। आंचल जो उन दोनों नर्स की बातें सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसे अपना दिल दुखता महसूस हो रहा था। वह तुरंत पलटकर वापस अपने रूम में आ जाती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर अपना पेट पकड़ वही दरवाजे से सटकर बैठ जाती है। आंचल की आंख से लगातार आंसू गिर रहे थे और वह हिचक हिचक कर रोने लगती है। उसे खुद की जिंदगी आज जहर लग रही थी कि उसने अपना पूरी जवानी एक ऐसे रिश्ते पर निछावर कर दी जिसमें उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। कोई उसे प्यार करने और इज्जत देने वाला नहीं था। उसे एक उम्मीद शौर्य से थी कि एक न एक दिन वो उसकी सारी कोशिशों को देखेगा और उसे समझेगा। पर आज इन बातों को सुनकर उसे पूरा यकीन हो गया कि शौर्य सिर्फ उसके शरीर के लिए ही उसके पास आया करता था। आज उसे किसी और की बॉडी मिल गई तो उसने एक टिश्यू पेपर के जैसे उसे फेंक दिया। कहाँ आंचल आज खुश थी कि इतने सालों बाद उसे अपने जीवन में खुशियां मिली थी। आंचल ने सोच लिया था कि वह अपने बच्चे के बारे में शौर्य को जरूर बताएगी। उसे एक उम्मीद थी कि शौर्य ये सुनने के बाद उसे डिवोर्स नहीं देगा। वो अभी यह सब सोच ही रही थी कि उसे अपने होने वाले बच्चे के फ्यूचर का ख्याल आता है। वो खुद से ही कहती है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ऐसी जगह पर बड़ा हो जहां पर उसका बाप अय्याशियां करता हो और वह अपने बच्चे को पिता के प्यार के लिए तड़पते हुए कैसे देख सकती है? और उस नई लड़की से अगर शौर्य को बच्चे हुए तो उस बच्चे के कारण उसका बच्चा बाप के प्यार के लिए तरस जाएगा। जैसे मैं अपने माँ बाप के प्यार के लिए बचपन से तरसी हूँ, क्या मेरा बच्चा भी ऐसे ही तरसेगा? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आंचल तुरंत अपनी कड़क आवाज में कहती है और अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। वो दरवाजे से उठ सीधे बेड के पास जाती है और अपना सामान ढूंढने लगते हैं। जैसा कि नर्स ने कहा था, उसका सामान साइड वाली टेबल की ड्राज में पड़ा हुआ था। वो ड्रॉज खोल अपना बैग निकालती है जिसमें उसका मोबाइल था। वो तुरंत मोबाइल निकाल उसमें से निरूपा जी का नंबर डायल करती है। निरूपा जी जो कि सो रही थी, रात को फोन बजने की आवाज सुन जाग जाती है। वह जैसे ही मोबाइल में देखती है तो आंचल का कॉल आ रहा था। निरूपा जी आज बहुत खुश थी कि इतने दिनों बाद उसकी बच्ची को खुशियां मिली थी। उसे उम्मीद थी कि आज आंचल शौर्य के साथ बाहर ही नाइट स्पेंड करेगी, इसलिए वो रिलैक्स होकर सो रही थी। पर आंचल का कॉल आया देख वो तुरंत उसे रिसीव करती हैं और हेलो बोलती है। निरूपा जी की आवाज सुन आंचल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। निरूपा जी फिर से बोलती हैं, हेलो आंचल बेटा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? आंचल अपने आंसुओं को कंट्रोल कर निरूपा जी से कहती है, जी आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। हाँ कहो ना बेटा, कौन सी हेल्प बेटा बोलो। क्या आप मेरे लिए एक जोड़ी कपड़े भिजवा सकती हैं? कपड़े, पर इतनी रात को तुम्हें उसकी क्या जरूरत है और तुम कहाँ हो? क्या शौर्य बाबा नहीं है आपके साथ? शौर्य का नाम वापस से सुन आंचल के चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल आ जाती है और वह निरूपा जी से कहती है, आंटी मैं आपको जो बताने वाली हूँ प्लीज आप पैनिक मत कीजिएगा। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट कीजिएगा। आंचल की बात सुन अब निरूपा जी को कुछ गलत होने की आशंका हो रही थी। वो मन में कहती है कुछ तो गलत हुआ है। वो आंचल की बात पर हाँ बोलती हैं। निरूपा जी की हाँ सुन आंचल उन्हें धीरे धीरे सारी बातें बताने लगती हैं। जैसे जैसे निरूपा जी सारी बातें सुन रही थी, उनके चेहरे के भाव चेंज हो रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि शौर्य ऐसा कुछ भी करेगा। अब उसे शौर्य और उसकी फैमिली से नफरत हो रही थी। निरूपा जी ने आंचल को देखा था कि वो कितनी शिद्दत से राजवंश फैमिली के लिए समर्पित थी, पर उनकी प्यारी बेटी की अच्छाइयों को किसी ने गौर नहीं किया। ये लोग आंचल जैसी भोली और सीधी लड़की डिजर्व ही नहीं करते हैं। वो आंचल से पूछती है, तुम अभी कहाँ पर हो, मुझे बताओ, मैं अभी आ रही हूँ। आंटी आपको इतनी रात में आने की जरूरत नहीं है, आप सुबह आ जाएगा। बिल्कुल नहीं बेटा, मैं इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम मुझे बताओ, मैं अभी आ रही हूँ। आंचल अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और धीरे से कहती है, आंटी इस समय मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूँ। निरूपा जी जैसे ही यह सुनती हैं वह चौंकते हुए कहती हैं, क्या तुम्हें कुछ हो गया है क्या? कहाँ लगी है तुम्हें? निरूपा जी को पैनिक करते सुन आंचल उन्हें कहती हैं, रिलैक्स आंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप आ जाइए, उसके बाद मैं सारी बात बताती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर जो मैंने कहा है प्लीज़ आप वो लेकर आ जाइए।
आंचल को कपड़े चेंज करने थे, उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोच लिया था, इसलिए उसने निरूपा जी से कपड़े मांगे थे। जो उसने कपड़े पहने थे वह भीगने के कारण गंदे हो गए थे। करीब आधे घंटे में ही निरूपा जी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और वह इस समय आंचल के बेड के पास ही बैठी हुई थी। निरूपा जी को आंचल की बहुत चिंता हो रही थी। वो उसके सर को सहलाते हुए कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारा कोई साथ देना दे, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने तुम्हें अपनी बच्ची के जैसे पाला है और तुम मेरे लिए मेरी बेटी हो, इसलिए खुद को कभी अकेला मत समझना। निरूपा जी की बात सुन आंचल को एक तसल्ली होती है कि कोई तो है जो उसके बारे में सोचता है और उससे प्यार करता है। वह हल्का मुस्कुराते हुए निरूपा जी से कहती है, आंटी अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आपको मेरे साथ साथ अपने होने वाले नाती का भी ख्याल रखना है। आंचल की बात सुन निरूपा जी कंफ्यूज हो जाती हैं और वह आंचल के चेहरे की तरफ देखने लगती हैं। आंचल उनकी कंफ्यूजन दूर करते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर ने मुझे आज ही बताया। आंचल की बात सुन निरूपा जी खुशी से चिल्लाते हुए कहती हैं, क्या तुम सच कह रही हो? और जल्दी से आंचल को गले लगा लेती हैं। वो उसके माथे को चूमते हुए कहती हैं, ओह मेरी बच्ची, मैं आज बहुत खुश हूँ। वो आंचल के लिए बहुत खुश थी। उन्होंने देखा था कि मां ना बन पाने के कारण आंचल कितनी परेशान रहती थी। आए दिन उसे उसकी सास से ताने सुनने पड़ते थे। आज भगवान ने आंचल से एक रिश्ता छीना था तो एक रिश्ता उसे दिया भी था। एक दूसरे को हक करने के बाद आंचल को अब काफी अच्छा लग रहा था। उसे हमेशा ही निरूपा जी को ऐसे हक करने से शांति मिलती थी। निरूपा जी हक को ब्रेक करते हुए कहती है, क्या सोचा है तुमने आगे? क्या तुम ये बात शौर्य को बताओगी? आंचल एक गहरी सांस लेते हुए उन दोनों नर्स की बातें निरूपा जी को बता देते हैं। निरूपा जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शौर्य इस तरह का लड़का निकलेगा, पर जो लड़का अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ सकता है कि वो उसके वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, वो कुछ भी कर सकता है। निरूपा जी एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, तो आगे हमें क्या करना है? मैं आपको कल बताऊंगी आगे क्या करना है। अभी सबसे पहले हमें इस अस्पताल से निकलना है, मुझे बहुत सी तैयारी करनी है। आप मेरे डिस्चार्ज की प्रक्रिया कंप्लीट कर दीजिए, हम सुबह तक यहाँ नहीं रह सकते। आंचल की बात सुन निरूपा जी हाँ में सिर हिलाती हैं और रिसेप्शन की ओर चली जाती हैं। पर रिसेप्शन में निरूपा जी को साफ मना कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर गुप्ता ने आंचल को सुबह डिस्चार्ज करने के पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, जिससे वह वापस आंचल को सारी जानकारी बताती है। आंचल एक गहरी सांस ले उन्हें वही रूम में रेस्ट करने बोल खुद भी सो जाती है। सुबह आंचल की नींद फोन कॉल से खुलती है। उसका फोन लगातार बज रहा था। आंचल मोबाइल उठाकर देखती है तो उसमें अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वो साइड में देखती है तो वहां निरूपा जी सो रही थी। वो कॉल रिसीव करती है। उसकी आवाज में हल्का भारीपन था, क्योंकि वो नींद से जस्ट उठी थी। हेलो, कौन? मिस जायसवाल, मैं चटर्जी बात कर रहा हूँ। उस आवाज को सुनकर आंचल को कल रात के सीन वापस से याद आ जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले कहती है, अब क्या बात करनी है आपको मिस्टर चटर्जी? देखिए मैडम, मैं आपको कल पूरी बात नहीं बता पाया क्योंकि आप उस कंडीशन में नहीं थी और आपने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी, इसीलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ। मेरे कलीग शौर्य राजवंश ने आपके लिए 100 करोड़ रुपए और जहां आप अभी रहती हैं वो बंगला आपके नाम करने के लिए कहा है। मिस्टर चटर्जी की बात सुन आंचल जैसे ही मना करने वाली थी कि एकदम से उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है। आंचल सोच में पड़ जाती है कि अपनी जिंदगी की शुरुआती दौर में वह एक बिजनेस वूमेन बनना चाहती थी, पर परिवार वालों ने कभी भी उसके सपनों को महत्व नहीं दिया और उसकी शादी राजवंश घर में कर दी। शौर्य से शादी के बाद वो एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। उसकी बस प्रायोरिटी शौर्य और उसके घर वालों की ज़रूरतें ही थी। इन सब में वो पुरानी वाली आंचल को तो भूल ही गई। अभी सेविंग के नाम पर उसके पास कुछ 1-2 लाख रुपए ही होंगे। फिर उसे ख्याल आता है कि अभी उसको अपने बच्चे की भी देखभाल करनी है। वो ये नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा गरीबी में जिए। वो एक गहरी सांस लेती है और मिस्टर चटर्जी से कहती है, मैं आपको एक अकाउंट नंबर दे रही हूँ, आप वह सारे पैसे उस अकाउंट नंबर में, और वह जो बंगला है उसकी कीमत अभी मार्केट में क्या है उसके अनुसार आप उसको बेच दीजिए और वह पैसे भी इस अकाउंट नंबर में डाल दीजिए। आंचल की बात सुन मिस्टर चटर्जी शॉक हो जाते हैं। उन्हें आंचल की पहली बात तो समझ आ गई थी कि वह अकाउंट में पैसे डलवा रही है, पर वह इतना पुराना घर जो कि राजवंश परिवार की पुश्तैनी हवेली थी।
आखिर उसे बेचना क्यों चाहती हैं? वो आगे कुछ कहते कि इतने में ही आंचल की आवाज आती है, ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। इसके साथ ही आंचल कॉल कट कर देती है। आखिर आंचल के दिमाग में चल क्या रहा है? वो क्यों बेचना चाहती है शौर्य द्वारा दिए जा रहे उनके पुश्तैनी मकान को? क्या शौर्य को पता चलेगा आंचल के इन मंसूबों के बारे में? क्या वह जान पाएगा कि आंचल उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है? जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी। CH6 आंचल जवाब वैशाली जी को। अब आगे। मिस्टर चटर्जी से बात करने के बाद आंचल अपना मोबाइल साइड में रखती है और गहरी सांस लेती है। वो अपने दोनों हाथ से अपने चेहरे को रब करती है। आखिर उसकी जिंदगी में क्या क्या होना बाकी रह गया है? एक ही रात में उसके साथ बहुत कुछ हो गया। उसकी सारी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है, पर अपने बच्चे के बारे में सोचकर उसे अच्छा भी लग रहा था कि ऐसी जिंदगी में अगर उसका बच्चा आता तो वह भी परेशान ही होता। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि निरूपा जी उसके सर पर हाथ फेरती हैं। आंचल जो कि अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, निरूपा जी के ऐसे हाथ फेरने से उनकी तरफ देखती है। निरूपा जी उसे प्यार से समझाते हुए कहती हैं, देख मेरी बच्ची, जिंदगी में आए कठिनाइयों से भागना नहीं है। यदि शौर्य तुझे सच में प्यार करता तो वह तेरी कमियों के साथ तुझे एक्सेप्ट करता, ना कि तेरा हाथ इन मुश्किल समय में छोड़ देता। और मेरा मानना यही है कि जो इंसान तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हें छोड़ दे, उस इंसान को भूल जाना ही बेहतर है। निरूपा जी की बात सुनकर आंचल उनकी आंखों में देखते हुए उनकी कमर में हाथ डाल उन्हें गले से लगा देती हैं। निरूपा जी उसके सर में हाथ फेर रही थी। आंचल की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह उनकी बातों का जवाब देते हुए कहती हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी। जिस इंसान को मेरे प्यार और जज्बातों की कोई कदर नहीं, उस इंसान को भूल जाना ही बेहतर है। और आज के बाद मेरा राजवंश परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मैं कोई नहीं हूँ शौर्य की। एक दृढ़ निश्चय के साथ आंचल ये सब बोल रही थी, जिसे देख निरूपा जी को 3 साल पुरानी आंचल दिख रही थी। वह उसे कसकर गले लगा लेती हैं कि इतने में ही आंचल के रूम का कोई दरवाजा खटखटाता है। निरूपा जी दरवाजे की आवाज सुन आंचल के सिर पर किस कर दरवाजा खोलने चली जाती हैं। आंचल पने आंसुओं को पोंछती है। निरूपा जी दरवाजा खोलती है तो सामने नस खड़ी थी। वह नस मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मिस आंचल उठ चुकी हैं? नस की आवाज सुन आंचल उसकी तरफ देखती है। ये कल वाली नस नहीं थी। वह नस आंचल की तरफ मुस्कुराते हुए आती है और उसके हाथ में एनवलप देते हुए कहती है, आंचल कल जिसने आपकी हेल्प की थी उन्होंने मुझे यह आपको देने के लिए कहा था, पर जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई उस समय आप बेहोश थी, जिसके कारण मैं ये आपको नहीं दे पाई। नस की बात सुन आंचल उस एनवलप को ले लेती है और उसे थैंक यू कहती है। नस मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। नस के जाते ही आंचल उस एनवलप को खोलकर देखती है तो उसमें एक लेटर था। वो उस लेटर को पढ़ती है। 3 साल बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा आंचल, पर जिस कंडीशन में आज तुम्हें देखा मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम वही आंचल हो। आखिर क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में? क्या तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है? कभी भी खुद को अकेला मत समझना। अगर तुम्हें मेरी जरूरत कभी भी महसूस हो मुझसे संपर्क करना। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, जैसे ही तुम होश में आओ तुम मुझे कॉल कर लेना। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आरुष। इतने सालों बाद आरुष का लेटर देख आंचल की खुशी का ठिकाना नहीं था। आरुष कोई और नहीं आंचल का बेस्ट फ्रेंड था, या ये कहिए कि आरुष आंचल को एक तरफा प्यार करता था, पर कभी उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। और इस बीच आंचल के परिवार वालों ने उसकी शादी राजवंश घराने में सेट कर दी। आंचल ने आरुष को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई हुई थी। उसने ये भी बताया था कि उसके फादर ने पहली बार उससे कुछ मांगा है, वो उन्हें मना नहीं कर सकती। आरुष आंचल के हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए अपने कदम पीछे ले लेता है और अपने प्यार को जाने देता है। वो आंचल की बस खुशी चाहता था। आज इतने सालों बाद आंचल को इस स्थिति में देख उसे बहुत दुख हुआ था, पर अपने घर की इमरजेंसी के कारण वह ना चाहते हुए भी आंचल को अस्पताल में छोड़ कर गया था। आंचल उस लेटर को अच्छे से अपने बैग में रख लेती है और निरूपा जी से डिस्चार्ज पेपर रेडी करने के लिए कहती है। कुछ ही देर में निरूपा जी डिस्चार्ज पेपर रेडी करके ले आती हैं। आंचल अपना सामान पैक कर बाहर जाने लगती है। निरूपा जी उससे पूछती हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं? आंचल एक गहरी सांस ले कहती है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था वहाँ राजवंश हवेली में मेरा कुछ सामान रह गया है। एक बार मैं वहाँ जाकर अपना सामान लाना चाहती हूँ और मैं आखिरी बार वहाँ कदम रखूंगी।
और इसके बाद मैं मुड़कर राजवंश खानदान और उस हवेली की तरफ कभी नहीं देखूंगी। आंचल की बातों में एक डिटर्मिनेशन था। निरुपा जी आंचल की बात सुन हाँ में सर हिलाती हैं। कुछ ही देर में उनकी केब राजवंश हवेली के सामने खड़ी हुई थी। आंचल उसमें से बाहर निकलती है। आंचल को बाहर आया देख सारे गार्ड अपना सिर झुका लेते हैं। आंचल जैसे ही घर के अंदर अपना पहला कदम रखती है, उसे एक तेज तीखी आवाज आती है, आ गई महारानी। रात भर किसी और का बिस्तर गर्म करके क्या मेरे बेटे के छोड़ने के बाद अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए निकल गई। निरुपा जी को वैशाली जी की बात बहुत बुरी लगी थी। वो हमेशा आंचल से ऐसे ही बात किया करती थी। पता नहीं किस वजह से पापा जी ने तुम्हें पसंद किया, मुझे तो तुम पहले दिन से ही न पसंद थी। तुम और तुम्हारे घर वाले बस मेरे पति और मेरे बेटे की कमाई पर ऐश करना चाहते हैं। शुरू से ही तुम लोगों की नज़र सिर्फ हमारी दौलत पर थी और आज मेरे बेटे ने बिल्कुल सही फैसला लिया तुमसे अलग होने का। मुझे तो लगा था मेरे बेटे के छोड़ने के बाद तुम कभी नज़र ही नहीं आओगी, पर कहाँ तुम जैसी लालची औरत कभी भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पीछा छोड़ सकती हो। मैं जान सकती हूँ कि तुम अपनी यह सड़ी हुई शक्ल लेकर क्यों आई हो और कर क्या रही हो तुम मेरे घर में। इतनी देर से अपनी सास की बेइज्जती को सुनते हुए आंचल एक गहरी सांस लेती है और जस्ट उसके सामने वाले सोफे में बड़े ही स्टाइल से बैठ जाती है। आंचल के ऐसे एटीट्यूड को देख उसकी सास वैशाली जी थोड़ा आश्चर्य से देखती हूँ, क्योंकि जहाँ तक उन्होंने आंचल को देखा था वह ज्यादातर वैशाली जी से डरी हुई रहा करती थी। कभी भी उसने ऐसे तेवर वैशाली जी को कभी नहीं दिखाए थे, इसीलिए वैशाली जी को मौका मिल जाता था अपनी फ्रस्ट्रेशन आंचल पर निकालने का। ऐसा नहीं था कि वह आंचल से नफरत करती थी, पर उनके परिवार वालों की हरकत के कारण उन्होंने आंचल को भी उसी कैटेगरी में रख लिया था। वो किसी भी तरीके से आंचल और उसके घर वालों से अपने बेटे का पीछा छुड़ाना चाहती थी। आंचल जो कि हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करती थी, आज उसे ऐसे करता देख उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। आंचल बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहां बैठते हुए कहती है, लगता है मेरे एक्स हस्बैंड ने आपको पूरी बात नहीं बताई है, वरना आप जो मेरी बेइज्जती मेरे ही घर में कर रही हैं वो न कर पाती। आंचल के बैक जवाब को सुन वैशाली जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सारी मेड और निरुपा जी खुद शौक हो गए थे कि आखिर आंचल को हो क्या गया है जो लड़की कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी, आज अपने लिए खुद स्टैंड ले रही है। निरुपा जी खुश थी क्योंकि उन्हें आंचल के आज के बिहेवियर में 3 साल पुरानी आंचल दिख रही थी। आंचल के ऐसा कहने पर वैशाली जी गुस्से से तमतमा जाती हैं, उनका चेहरा लाल हो गया था। वह गुस्से से चीखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी औकात ही क्या है। नैनोमीटर पहले मैं पापा जी के कारण चुप रहती थी, पर अब मेरे बेटे ने तुम्हें ऑलरेडी डिवोर्स दे दिया है। अब तुम मेरी बहू नहीं रही, इसीलिए जो ये घमंड और गुरूर से जो तुम मेरे सामने बोल रही हूँ ना, ये गुरूर मैं 2 मिनट में गायब कर दूंगी। गार्ड निकालो इन दोनों को मेरे घर से, मुझे ये लोग मेरे घर के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए, और घर के आसपास अगर ये लोग नजर आए तो सीधे पुलिस को कॉल करना। वैशाली जी की बात सुन गार्ड हल्का डर भी रहे थे कि कहीं शौर्य उन्हें जॉब से ना निकाल दे। शौर्य भले ही आंचल के सामने ये सब प्रिटेंड नहीं करता था, पर सभी बॉडीगार्ड जानते थे कि शौर्य आंचल को लेकर कितना प्रोटेक्टिव रहता था। कभी भी वो लोग आंचल को अपनी डायरेक्ट नज़रों से नहीं देख सकते थे कि क्योंकि उन्हें शौर्य का डर था। आंचल जो काफी देर से ये सब सुन रही थी, वो खड़े होते हुए जोर से कहती है, आपका अगर ये सब हो गया हो तो निकलो मेरे घर से। आप होती कौन हो मेरे ही घर से मुझको निकालने वाली? आपको आपके बेटे ने पूरी बात नहीं बताई है तो जाकर पूछिए उससे। मुझे डिवोर्स की एल्यूमिनी में ये घर दिया है आपके बेटे ने। आंचल की बात सुन वैशाली जी के कान खड़े हो जाते हैं और उनका मुंह खुला रह जाता है। आखिर शौर्य ने यह क्या किया, उनका पुश्तैनी घर इस अंचल को दे दिया। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, तो उनका लड़का इतना लापरवाह हो सकता है, पर क्या ही कर सकते हैं। जब अपना ही सिक्का खोटा हो, वह गुस्से से तमतमाते हुए घर के बाहर निकल जाती हैं। उन्हें शौर्य से सवाल पूछने थे कि आखिर उसने यह फैसला किस से पूछ कर लिया। अपनी सास के जाने के बाद आंचल गहरी सांस लेती है और सीधे अपने कमरे की ओर चली जाती है। आंचल जैसे ही अपने कमरे में जाती है, उस कमरे को देख उसे अपने और शौर्य के बीच बिताई हुई रातें याद आने लगती हैं। वो रातें इतनी हॉट और वाइल्ड हुआ करती थी, शौर्य के आने जाने का कोई ठिकाना नहीं रहता था। वह जब भी लेट नाइट आया करता था, आंचल के करीब जरूर आया करता था।
वो ये सब सोचते हुए वो गहरी सांस लेती है और अलमारी खोल उसमें जो शादी के वक्त अपना सामान लाया था वह पैक करने लगती है। शौर्य का दिया हुआ सारा सामान यही छोड़ दिया था। उसने अपना सामान पैक करने के बाद आंचल की नज़र उस गेट पर जाती है जिस गेट के पीछे शौर्य का रूम था। शौर्य ने कभी भी आंचल को उस रूम के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी थी, ना ही आंचल का कोई इरादा था शौर्य के पर्सनल रूम में जाने का। पर आंचल ने आज सोच लिया था कि शौर्य के उस रूम में वो जाकर देखना चाहती है कि आखिर आंचल को ये हक क्यों नहीं था। आंचल उस दरवाजे को खोल उस रूम में जाती है। वह पूरा रूम पर्दों से ढका हुआ था। आंचल वहां की लाइट जलाती है। उस रूम में बहुत ही महंगे और खास सजावटी सामान थे जो कि उस रूम की एक अलग ही छवि बना रहे थे। उस रूम में शौर्य की बहुत सारी पिक्चर्स लगे हुए थे जिसमें उसके अलग ही रूप दिख रहे थे। आंचल उन्हें देखने में खोई हुई थी कि अचानक ही उसकी नज़र उनकी शादी की फोटो पर जाती है जिसमें शौर्य का चेहरा बिल्कुल सीरियस था और आंचल का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शौर्य ने ये फोटो अपने रूम में क्यों लगाई है। जब वह उसे अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं देता तो फिर इस रूम में उन दोनों की शादी की फोटो लगाने का क्या ही मतलब। आंचल शौर्य के बेड के पास आती है। वहां लगी नाइट लैंप की टेबल में वह अपना मंगलसूत्र और शौर्य द्वारा दी हुई अंगूठी को निकाल कर रख बिना पीछे मुड़े उस रूम से बाहर निकल जाती है। नीचे निरूपा जी आंचल का ही वेट कर रही थी। आंचल सर्वेंट और मेड से बिना कुछ बोले अपना सामान लेकर जिस कैब से वो लोग आए थे उसी से बाहर चले जाते हैं। पर कोई था जो उनकी हर एक्टिविटी को देख रहा था। वो तुरंत एक नंबर डायल करता है। आखिर कौन है जो आंचल की हर हरकत पर नजर रख रहा है, क्या करने का प्लान कर रही है आंचल। वैशाली जी क्या आंचल को राजवंश हवेली में रहने देगी? जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी। CH7 हवेली छोड़ना, शौर्य की डेट। अब आगे। राजवंश हवेली से निकलने के बाद आंचल और निरूपा जी की कैब एक 3 मंजिला बिल्डिंग के आगे आकर रुकती है। इसमें एक फ्लैट था जो कि आंचल के नाम था, जो उसके दादाजी ने आंचल को शादी में गिफ्ट के तौर पर दिया था। दोनों कार से उतरती हैं। निरूपा जी आंचल के बैग निकालने में हेल्प करती हैं। आंचल जैसे ही अपना बैग उठाने वाली थी कि निरूपा जी उसे रोकते हुए कहती हैं, बेटा मैं कर लूंगी, अभी तुम्हें इस हालत में भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। पर आंटी आप इतना भारी बैग लेकर कैसे जाएंगे, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तुम टच नहीं करोगी, चलो दूर खड़ी रहो। वैसे ही इतने सालों बाद ये खुशियाँ आए हैं और तुम ऐसी लापरवाही करना चाहती हो। मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, इसलिए दूर हट जाओ। फिर वो कैब ड्राइवर को बुलाती हैं और उसे सामान ऊपर रखवाने के लिए कहती हैं। तीनों लिफ्ट के जरिए अपने फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही आंचल अपने पुराने घर में आती है उसे एक सुकून सा महसूस होता है। 4 साल पहले वो इस घर में आए थी। आंचल ने यहीं से अपनी कॉलेज की पढ़ाई की थी और शादी करने के बाद वो 3 महीने यहाँ रही थी, क्योंकि उस समय शौर्य अपनी किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ था और वैशाली जी के नेचर को देखते हुए उसके दादा ससुर ने उसे कहीं घूमने जाने की परमिशन दे दी थी। आंचल को ज्यादा बाहर घूमना पसंद नहीं था, इसलिए वो इस फ्लैट में निरूपा जी के साथ आ गई थी। जब शौर्य अपनी बिजनेस ट्रिप से लौटा था तब वो आंचल को लेने इसी फ्लैट पर आया था। वह पहली बार था जब आंचल और शौर्य एक कार में एक साथ बैठे हुए थे, वरना कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि वो दोनों साथ में कहीं गए हो और आए हो। आंचल हमेशा घर में ही रहा करती थी और शौर्य बाहर। आंचल ये सब सोच ही रही थी कि उसकी सोच को ब्रेक निरूपा जी की आवाज से लगता है। वो उसके सामने पानी का गिलास आगे करते हुए कहती हैं, सुबह से भाग दौड़ कर रही हो, चलो आराम कर लो तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा, मैं तब तक खाने का इंतजाम करती हूँ। निरूपा जी की बात सुन आंचल हाँ में सिर हिला अपने रूम की ओर चली जाती हैं। उसे सबसे पहले एक अच्छा सा शावर लेना था, क्योंकि सुबह से ही वैशाली जी की वजह से उसका दिमाग बहुत खराब था और अस्पताल में भी वो शावर नहीं ले पाई थी। वो सीधे बाथरूम में जाती हैं और कपड़े रिमूव कर शावर के नीचे खड़ी हो जाती हैं। उस ठंडे पानी में उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। यहाँ दूसरी तरफ राजवंश कंपनी के CEO केबिन में शौर्य अपना काम कर रहा था, पर उसके दिमाग में अभी भी आंचल के ख्याल थे। उसे कल से आंचल की कोई खबर नहीं मिली थी। भले ही उसने मिस्टर चटर्जी से आंचल से बात करने के लिए कह दिया था, पर मिस्टर चटर्जी का भी सुबह कॉल नहीं आया था।
उसे बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी, जैसे कि वो कुछ बहुत जरूरी हिस्से को अपनी लाइफ से अलग कर रहा हो। वो अभी ये सोच ही रहा था कि इतने में ही उसका मोबाइल बजने लगता है। वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है तो उसमें उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। अपनी मॉम के कॉल को देख वो एक आह भरता है, अब उसकी मॉम को क्या जरूरत पड़ गई। वो कॉल रिसीव करता है। हाँ मॉम बोलिए। सामने से वैशाली जी चिल्लाते हुए कहती हैं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड शौर्य? मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने उस गोल्ड डिगर लड़की को हमारी पुश्तैनी हवेली कैसे दे दी? आंचल के लिए उस गोल्ड डिगर लड़की शब्द सुन शौर्य को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मॉम को समझाते हुए कहता है, मॉम उसका नाम भी है, क्या आप थोड़े रिस्पेक्ट के साथ उससे बात नहीं कर सकती हैं? शायद आप भूल रही हैं कि वह आपकी बहू है। ओह कम ऑन बेटा, वो लड़की मेरी बहू है नहीं थी। शायद तुम भूल रही हो कि कल ही तुम दोनों ने अपने डिवोर्स पेपर पर साइन किए हैं। और तुम्हें जरूरत क्या थी हमारी पुश्तैनी हवेली उसे देने की? क्या तुमने डैड से पूछा है इस बारे में जो तुमने उसे उसके नाम कर दिया? मॉम मैंने आपके कहने पर मैंने आंचल से डाइवोर्स लिया है, और आंचल ने डाइवोर्स में मुझसे कुछ नहीं लिया है। मैंने अपनी खुशी से ही वो हवेली उसके नाम की है। वहाँ हमारी यादें हैं, आप जानती हैं उसके परिवार वाले कैसे हैं। ऑलरेडी मैं आंचल के साथ इतना गलत कर चुका हूँ, क्या आप उसे खुशी से रहने का मौका भी नहीं देना चाहती? वैशाली जी मुंह बनाते हुए कहती हैं, तुम्हें सच में लगता है बेटा कि वो लड़की कोई खुशी डिजर्व भी करती है? तुम विश्वास नहीं करोगे, अभी तुम्हारे डिवोर्स को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। मुझे मेड से पता चला कि वो कल रात भर हवेली वापस नहीं आई। इस बात से ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे ही तुमने उसे आज़ादी दी वो बाहर अपने नए शिकार को ढूंढने में लग गई है। वैशाली जी की बात सुन शौर्य की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे यह बात जानकर बहुत हैरानी हुई कि आंचल पूरी रात घर नहीं आई, आखिर वो कहाँ जा सकती है। वैशाली जी आगे बहुत कुछ बोल रही थी पर शौर्य उन सब बातों को सुन ही नहीं रहा था। उसे आंचल की टेंशन हो रही थी कि आखिर वो इतनी रात को कहाँ थी। तुम सुन रहे हो ना? हाँ माँ। शौर्य अपने ख्यालों को झटकते हुए कहता है, ठीक है मैं मान लेती हूँ कि तुमने उसे हवेली को उसके नाम कर दिया है, पर अब तुम उसको और उसके परिवार वालों को एक फूटी कोड़ी भी नहीं दोगे। हमारे जितने भी रिलेशंस थे उनके साथ बिजनेस से रिलेटेड सारी पार्टनरशिप तुम तोड़ दोगे। मुझे उस लड़की से और उसके घरवालों से कोई भी संबंध नहीं रखना है। शौर्य का दिमाग अभी आंचल की तरफ था, वो बस चाह रहा था कि उसकी मॉम कॉल कट कर दे। वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहा था कि वैशाली जी खुश होते हुए कहती हैं, और हाँ मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना तो भूल ही गई। मेरी कल तनुजा के पर्सनल सेक्रेटरी से बात हुई थी, आज शाम की तुम दोनों की डेट फिक्स की है मैंने। तुम ऑन टाइम मिलने चले जाना। शौर्य चिढ़ते हुए, मॉम क्या ये जरूरी है? मैंने आपके कहने पर आंचल से डिवोर्स लिया है, पर मैंने अभी तक किसी और लड़की के साथ नए रिलेशन के लिए हाँ नहीं कहा है। कम ऑन बेटा, तुमने ऑलरेडी इतने साल बर्बाद किए हैं उस लड़की के कारण, और तुम इस चीज के लिए इनकार कर रहे हो। मैं कुछ नहीं जानती, तुम तनुजा के साथ आज डेट पर जा रहे हो बस, और अगर तुम नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके साथ ही वो कॉल कट कर देती हैं। वैशाली जी के कॉल रखने के बाद शौर्य अपने माथे पर हाथ रख लेता है। कुछ देर खुद को शांत करने के बाद वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है। जैसे ही विशाल अंदर आता है शौर्य उसे देखते हुए कहता है, पता लगाओ होटल से निकलने के बाद आंचल कहाँ गई थी, मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए है। शौर्य की बात सुन विशाल भौचक्का रह जाता है। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि शौर्य ने आंचल से रिलेटेड ऐसी कोई बात विशाल से कही हो। वो एक स्टैचू के जैसे खड़ा रहता है। शौर्य विशाल के ऐसे खड़े रहने से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे कान के पुर्जे खराब हो गए हैं जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, पता लगाओ। जी सर, जी सर। विशाल सकपकाते हुए वहां से चला जाता है। शौर्य खिड़की के पास जा अपनी सिगरेट जला उसके कश लेने लगता है। उसे बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी कि आखिर आंचल जा कहाँ सकती है। करीब 2 घंटे बाद विशाल शौर्य के पास आता है। शौर्य लगातार विशाल की तरफ देख रहा था, वो उसे बोलने का इशारा करता है। सर मैडम होटल से निकलने के बाद बिना ड्राइवर के ही रोड पर पैदल निकल गई थी। मैंने सीसीटीवी कैमरा से चेक किया तो कुछ दूर चलने के बाद ही मैडम बेहोश होकर रोड पर ही गिर गई थी। वहां पर एक शख्स ने उनकी मदद की, हालांकि कैमरे में उस शख्स का चेहरा तो नहीं देख पाया, पर वो उन्हें लेकर मुझे लगता है हॉस्पिटल ही गया होगा।
आंचल के बेहोशी की बात सुन शौर्य को बुरा लगता है, पर विशाल की आगे की बात सुन उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं। आखिर उसकी बीबी को किसी दूसरे ने छुआ कैसे? शौर्य अपनी चीजों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था, पर बात यहाँ तो उसकी बीबी की थी। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। विशाल शौर्य के गुस्से को महसूस कर पा रहा था। वो डरते हुए कहता है, हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वो किस हॉस्पिटल गए थे। आज हमारे गार्ड ने ये बताया है कि आज मैडम राजवंश हवेली गई थी और वहां जाकर उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और वो अपनी नैनी के साथ एक कैब में बैठकर निकल गई। विशाल की पूरी बात सुनने के बाद शौर्य काफी परेशान हो जाता है। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर आंचल ये सब क्यों कर रही है। उसने वह हवेली आंचल को रहने के लिए दी थी, फिर वो हवेली से क्यों चली गई? क्या मिस्टर चटर्जी की बात उससे नहीं हुई है? वो तुरंत मोबाइल उठा मिस्टर चटर्जी को कॉल करता है। मिस्टर चटर्जी जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, शौर्य का कॉल आया देख जल्दी से रिसीव करते हैं। जी सर। शौर्य वहां से अपनी कोल्ड और भारी आवाज में कहता है, क्या आपने आंचल को उन पैसों और राजवंश हवेली के बारे में जानकारी नहीं दी है? जी सर, मैंने दे दी है। आज सुबह ही मेरी बात मिस जायसवाल से हुई थी, उन्होंने वो सब एक्सेप्ट कर लिया है, पर उनकी एक कंडीशन है। शौर्य अपने माथे में हाथ फेरते हुए कहता है, कौन सी कंडीशन? सर, वो जो आपकी पुश्तैनी हवेली को बेचना चाहती हैं। मिस्टर चटर्जी की बात सुन शौर्य की त्योरियां चट जाती हैं और वो मिस्टर चटर्जी से बोलता है, वो उसे बेचना क्यों चाहती हैं? पता नहीं सर, पर उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो उस हवेली में रहना ही नहीं चाहती। जैसे ही मैंने उन्हें ये बताया कि आपने उनके नाम पर वो हवेली कर दी है, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि उस हवेली की मार्केट में जो वैल्यू है उसके पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए जाएं। मैं आपको कॉल करने ही वाला था इस विषय में, पर ऑफिस का दूसरे काम आने के कारण मैं भूल गया। सर, क्या मैं उसे बेचने की तैयारी करूं? नहीं, मार्केट में उसका जो प्राइस है उतने पैसे आंचल के अकाउंट में डाल दो। जी सर। शौर्य कॉल रख देता है। आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है? यह आंचल वो आंचल नहीं है जिसको मैं इतने सालों से जानता हूँ। आज कुछ अलग ही रूप उसके देखने को मिल रहे हैं। अभी शौर्य ये सब सोच ही रहा था कि उसका सेक्रेटरी आते हुए कहता है, सर, वैशाली मैडम का कॉल आया था। उन्होंने तनुजा मैडम के साथ आपकी डेट फिक्स की है। क्या आप जाएंगे? तो आपको अभी रेडी होने को घर निकलना होगा। अपनी मां के ऑर्डर को सुनने के बाद शौर्य हाँ में सिर हिलाता है और घर के लिए निकल जाता है। वहां से वो रेडी होकर तनुजा से मिलने जाएगा। जैसे ही शौर्य राजवंश हवेली आता है, वह सीधे अपने रूम में जाता है। शौर्य जैसे ही रूम में पहुंचता है, उसे आंचल की भीनी भीनी खुशबू उस रूम में महसूस होती है। वो अपने रूम में ना जाकर हर जगह आंचल को महसूस करने लगता है। वो आंचल के कबर्ड को खोल उसमें उसके कपड़े देखना चाहता था। जैसे ही वो उसका कबर्ड खोलता है, उसका कबर्ड खाली होने की जगह पूरा भरा हुआ था। उसे बहुत आश्चर्य होता है कि आंचल अपने कपड़े लेकर क्यों नहीं गई, पर वो जब गौर से देखता है कि यह कपड़े वो हैं जो उसने आंचल को गिफ्ट किए थे, तो इसका मतलब आंचल उसके दिए हुए कपड़ों और गिफ्टों को लेकर नहीं गई है। वो जल्दी से दूसरी अलमारी चेक करता है जिसमें आंचल की ज्वेलरी, शूज और मेकअप का सामान रखा हुआ था जो शौर्य ने उसे दिए थे। वो वैसे का वैसा ही रखा हुआ था जैसे कि इन सालों से किसी ने उनको छुआ ही न हो। उसने कभी आंचल पर गौर ही नहीं किया। वो बस उसकी जरूरत को पूरा करता जा रहा था, पर उसने कभी ये देखा ही नहीं कि आंचल उन चीजों का इस्तेमाल कर रही है कि नहीं जो उसने दी है। आंचल के बारे में जितना वो सोच रहा था, उतना परेशान होते जा रहा था। इतना तो वह अपनी शादी के इतने सालों में भी उसके बारे में नहीं सोचा था। उसे अपने दिल में बहुत खालीपन महसूस हो रहा था। वह निराशा से अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। वह जैसे ही अपने रूम में आता है, अपनी घड़ी उतार कर टेबल पर रखने वाला होता है कि उसे वहां पर मंगलसूत्र और अंगूठी दिखती है। उन्हें देख उसका दिल धक से रह जाता है। वह ये कैसे भूल सकता था कि यह मंगलसूत्र आंचल का है और यह अंगूठी भी। वो तुरंत उस मंगलसूत्र और अंगूठी को उठा है। वो कमरे से निकल नीचे अपनी कार में बैठता है। ड्राइवर उसे होटल की ओर ले जाने लगता है कि शौर्य उसे रोकते हुए बोलता है, पता लगाओ आंचल कहाँ पर ठहरी हुई है, गाड़ी को उसी तरफ मोड़ना। CH8 पैशनेट किस। अब आगे। आंचल के अपार्टमेंट में आंचल और निरूपा जी दोनों ही डिनर टेबल पर बैठकर अपना अपना डिनर कर रहे थे। आंचल को भूख नहीं लगी थी। वो प्लेट पर बस अपनी चम्मच यहाँ से वहाँ कर रही थी। निरूपा जी उसे टोकते हुए कहती हैं, क्या कर रही हो बेटा, खाना खाओ।
नहीं ना आंटी, मुझे भूख नहीं लगी है, पता नहीं कैसी बेचैनी सी हो रही है। बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है, पर अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी कैसी होगी, अपना ना सही अपने बच्चे का तो सोचो। हाँ चलो शाबाश, जल्दी खा लो। निरुपा जी के इतने प्यार से कहने से आंचल खाना खाने लगती है। उसने थोड़ा सा ही खाना फिनिश किया था। निरुपा जी आंचल को ऐसे देखते हुए तुरंत किचन में चली जाती हैं। वहां से वो एक काढ़ा बनाकर लाती हैं और आंचल को देते हुए कहते हैं, तुमने तो खाना खाया नहीं, चलो इसे पी लो। यह क्या है? आंचल मुंह बनाते हुए कहती है, ये तुम्हारी बॉडी को ताकत देगा और बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करेगा और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। जो तुम इतना चिड़चिड़ा रही हो ना, ये चिड़चिड़ापन कम होगा तो तुम्हें सुकून की नींद आएगी। इसमें मैंने कुछ हर्ब्स मिलाए हैं जिससे तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। निरुपा जी की बात सुनकर आंचल वह काढ़ा पी लेती है। आंचल को काढ़ा पीता देख निरुपा जी मुस्कुराते हुए सारी प्लेट्स उठाकर सिंक में रखने लगती हैं। कुछ ही देर में आंचल ने वो गिलास फिनिश कर लिया था। दोनों ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। निरुपा जी आंचल से सीरियस आवाज में पूछती हैं, आगे क्या सोचा है बेटा तुमने? क्या हम यहीं रहने वाले हैं और तुम्हें लगता है कि जायसवाल सर को जब ये सब पता चलेगा तो वो तुम्हें यहाँ ऐसे रहने देंगे? और तुमने अपने पापा और चाचा का सोचा है? तुम तो उनको मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हो कि वो लोग कितने मतलबी हैं। जैसे ही उन्हें शौर्य और तुम्हारे डिवोर्स के बारे में पता चलेगा वो यहाँ पर आ जाएंगे और तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। निरुपा जी की बात सुनकर आंचल का मन निराशा से भर जाता है। वो फीकी मुस्कान लिए निरुपा जी से कहती है, पता है आंटी, कभी कभी मुझे लगता है कि डैड को बेटा ही मिल जाना चाहिए था। कम से कम डैड उससे प्यार तो करते हैं। डैड को मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। क्या तुमने ये डिसीजन सोच समझ कर लिया है? तुम सच में ये सब चाहती हो? एक बार अपने दादाजी और राजवंश साहब के बारे में सोच लो, वह दोनों तो तुमसे प्यार करते हैं ना। आंचल दोनों हाथों से ही खुद को गले लगाते हुए कहती है, पर आंटी उन दोनों का प्यार मुझे बहुत महंगा पड़ा है। मैंने अपने दोनों दादाजी की बात मानी थी जिसका नतीजा आज मैं झेल रही हूँ और मैं अब नहीं चाहती कि जब उन लोगों को पता चले और वो लोग वापस से शौर्य पर दबाव बनाएं और शौर्य मेरे पास आए। मुझे ऐसा भी का प्यार नहीं चाहिए आंटी। इससे अच्छा यही है कि मैं उन सब से दूर चली जाऊं और कल सुबह ही हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने सारी तैयारी कर ली है। कहाँ जाने वाले हैं हम लोग, वो आपको कल सुबह एयरपोर्ट पर पता चल जाएगा। चलिए बहुत रात हो चुकी है, अब हमें आराम कर लेना चाहिए। सुबह बहुत भाग दौड़ भरी होने वाली है। कल से हम नई जगह पर होंगे और नई शुरुआत करेंगे। आंचल मुस्कुराते हुए निरुपा जी को गले लगाती हैं और उन्हें गुड नाइट विश कर अपने कमरे में चली जाती हैं। निरुपा जी आंचल को जाते हुए देख रही थी। उनका मन बहुत दुखी था। जिस लड़की को उन्हें बचपन से पाला था, आज उसे इतने दुख में देख उनका दिल जल रहा था। वो भी अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। आंचल अपने कमरे में कपड़े चेंज करती हैं और बेड पर सो जाती हैं। सच में निरुपा जी द्वारा दिए गए काढ़े के कारण उसका मन बहुत शांत हो गया था। निरुपा जी ने उसमें कुछ दवाएं मिलाई थी जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं था और आंचल पर नहीं पड़ने वाला था। बस उसके मन में जो उथल पुथल मची हुई थी वो कम हो जाती है। आंचल को अब सच में बहुत नींद आ रही थी। आंचल अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है। अभी आंचल अपनी नींद की दुनिया में खोई हुई थी कि उसके बिल्डिंग के आगे एक रोल्स रॉयस आकर रुकती है। उसमें से शौर्य अपने वही सीरियस और गंभीर फेस के साथ उतरता है। वो एक नज़र उस पूरी बिल्डिंग को देखता है। कितने सालों बाद वो आज यहाँ आया था। उसे याद था कि आंचल को वो एक बार विदा कराने यहाँ आया था। उसके बाद उसने कभी इस जगह की ओर मुड़ के नहीं देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आंचल इतनी बड़ी हवेली को छोड़कर इस छोटे से फ्लैट में क्यों रहने आई। वो आंचल के फ्लो की तरफ देखता है तो वहां की लाइट्स ऑफ थी। वो समझ चुका था कि आंचल जरूर सो गई है। वो अंदर की ओर चला जाता है और लिफ्ट में आकर आंचल के फ्लो का बटन दबाता है। कुछ ही देर में लिफ्ट आंचल के फ्लो पर थी। शौर्य उसमें से निकल आंचल के गेट के सामने खड़ा हो जाता है। गेट में अभी भी वही लॉक था जो सालों पुराना था। इस लॉक से आंचल और शौर्य ही दरवाजे को खोल सकते थे, जो कि दोनों की फिंगरप्रिंट से था। शौर्य यहाँ आना तो नहीं चाहता था, पर पता नहीं क्या था जो उसे यहाँ खींच कर लाया था। वह हिचकिचाते हुए उस डोर को खोलता है।
एक क्लिक की आवाज के साथ डोर खुल जाता है। शौर्य ज्यादा ना सोचते हुए डोर का हैंडल घुमाता है, दरवाजा खोल देता है। सामने हाल में नाइट बल्ब जल रहा था। शौर्य गहरी सांस ले अंदर आता है और डोर को अंदर से बंद कर देता है। शौर्य पूरे घर का मुआयना करता है कि उसे एक रूम दिखता है। वह समझ चुका था कि यह रूम आंचल का है, क्योंकि पहले भी वो आंचल के साथ यहाँ रह चुका था। वो सीधे उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। शौर्य हल्के से उस रूम का दरवाजा खोलता है। रूम अंदर से लॉक नहीं था। वो अपने धीमे कदमों से रूम के अंदर आता है। जैसे ही शौर्य रूम के अंदर आता है, सामने उसकी सुंदर बीवी व्हाइट चादर को अपने कमर तक ओढ़े सोई हुई थी। आज आंचल ने रेड कलर की नाइटी पहनी थी। हमेशा की तरह उसके बाल खुले हुए थे। आंचल को खुले बालों में सोना बहुत पसंद था। उसे रिलैक्स फील होता था और इस बात को शौर्य बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो सीधे बेड के पास पहुंचता है और वही किनारे में बैठ आंचल को निहारने लगता है। आंचल इस समय करवट लेकर सोई हुई थी। उसके दोनों हाथ उसके गाल के नीचे थे। वो एक बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी। आंचल की सुंदरता शौर्य को मदहोश कर रही थी। वो जानता था कि वो ये सब गलत कर रहा है। उसने ही तो आंचल को डिवोर्स दिया है। आखिर वो अब कैसे उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है। शौर्य अपना कोट निकाल आंचल के बाजू से लेट जाता है। आंचल के बाजू से लेटते ही शौर्य को ऐसा सुकून मिलता है जिसकी उसे 2 दिन से तलाश थी। खुद के बाजू में आंचल की मौजूदगी महसूस कर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शौर्य आंचल की तरफ करवट ले उसे निहारने लगता है। यकायक शौर्य की नज़र आंचल के उस अप्पर लिप के तिल पर जाती है, जो कि उसे हमेशा आंचल के करीब जाने के लिए मजबूर कर देता था। शौर्य अपने हाथों पर काबू न कर पाने के कारण आंचल के बालों में हाथ फेरने लगता है। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं आंचल जाग न जाए, और यदि वह जाग गई तो वह जवाब क्या देगा उसे। पर आंचल को जगता ना देख उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है और वह हल्का सा खिसक आंचल के और पास आ जाता है। अब दोनों के ही चेहरे काफी करीब थे। आंचल की गर्म सांस है शौर्य को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जो कहीं न कहीं उसकी बॉडी को हार्ड करने के लिए काफी थी। शौर्य को अपनी बॉडी हॉट महसूस रही थी। उसकी नज़र आंचल के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर जाती है। उन्हें देख उसका गला सूखने लगता है। उसका मन कर रहा था वह आगे बढ़कर उन होठों को चूम ले। शौर्य के हाथ जो आंचल के सर को सहला रहे थे, वह धीरे धीरे आंचल के होठों की तरफ जाने लगते हैं। वह अपने अंगूठे से आंचल के होंठों पर फेरने लगता है। आंचल के मुलायम होठों को अपने अंगूठे में महसूस कर शौर्य को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वह थोड़ी हिम्मत कर आंचल के और करीब आता है और अपने होठों को आंचल के होठों के करीब ले जाने लगता है। अभी उन दोनों की होंठ मिलने ही वाले थे कि शौर्य खुद को रोक लेता है। क्या कर रहा है शौर्य, तू ये सही नहीं है, दूर हट जा। अभी शौर्य ये सब मन में सोच ही रहा था कि आंचल एकदम से पलटने को होती है, जिससे उसका चेहरा शौर्य के नजदीक हो जाता है और दोनों के होंठ एक दूसरे से टच हो जाते हैं। शौर्य जो कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, आंचल के ऐसा करने से उसका कंट्रोल जवाब दे जाता है। वह धीरे धीरे अपने होठों को मूव करने लगता है, या ये कहिए कि वो आंचल को किस करते हुए उसके लिप्स को शक कर रहा था। धीरे धीरे शौर्य काफी गहराई से आंचल को चूमने लगता है। उसने आंचल की कमर में हाथ डाल उसकी बॉडी अपनी बॉडी से सटा लिया था। शौर्य की आधी से ज्यादा बॉडी का हिस्सा आंचल के ऊपर था और वो काफी इंटेंसली पैशनेट हो उसे किस किया जा रहा था। आंचल जो कि काढ़े के कारण काफी गहरी नींद में सो रही थी, उसे नींद में ही शौर्य का टच महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शौर्य उसके सपने में उसे किस कर रहा है। आंचल अपने होठों को मूव करने लगती है। आंचल के रिस्पांस को देख शौर्य की तुरंत आंखें खोल वह देखता है कि आंचल की आंखें बंद हैं और वह लगातार अपने होठों को शौर्य के होठों पर चलाए जा रही है। उसे समझते देर नहीं लगती कि यह सब आंचल नींद में कर रही है। वो मौके का फायदा उठाते हुए वापस से आंचल को किस करने लगता है। उसके हाथ आंचल की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। उसका एक हाथ आंचल की कमर पर था, जिससे उसने आंचल को खुद से सटाया हुआ था, और दूसरा हाथ धीरे धीरे आंचल के उभार की तरफ जा रहा था। वह उसके उभार को हल्के हाथों से सहलाने लगता है और उसके होंठ लगातार आंचल के होठों को शक कर रहे थे। शौर्य काफी बहक गया था। उसे आंचल को अपने अंदर महसूस करना था। वह धीरे धीरे अपने हाथों को आंचल के निचले एरिया की तरफ ले जाने लगता है कि एकदम से उसके हाथ आंचल के पेट के पास रुक जाते हैं और वो अपने होंठों को आंचल से दूर कर उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है
क्या कारण है शौर्य के ऐसे रुकने का? शौर्य जान गया है आंचल की प्रेगनेंसी के बारे में। आंचल जब शौर्य को अपने बाजू में देखी तो क्या होगा उसका रिएक्शन जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी।